नमस्कार, कैसे हैं आप सब। माध्यमिक क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि सिलेबस को कैसे समझें। किसी भी विषय का सिलेबस है वो वास्ट होता है या लिमिटेड होता है, इसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करें। तो आज हम सिलेबस पे ही चर्चा करने वाले हैं। और हम मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग 2020 का जो नया प्रारूप है, भारतीय इतिहास का जो नया सेगमेंट है, हम उसकी चर्चा सबसे पहले करेंगे। और उसमें देखेंगे कि प्रारंभ से लेके भारतीय स्वतंत्रता तक और भारतीय स्वतंत्रता के बाद जब भारत आजाद हो जाता है और भारत की संसदीय यात्रा शुरू हो जाती है, वहां तक के सफर में भारत के सिलेबस के हिस्सा क्या क्या इंक्लूड किया गया है, इसकी जानकारी जरूरी है। क्योंकि मैं प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की क्लासेस ले रहा हूं और उसको मैं मेंस के नजरिए से ही कवर कर रहा हूं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जब हम ये पढ़ते हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमण के प्रभाव, तो वो प्रभाव एक्चुअल में ये सिलेबस का ही हिस्सा होता है मध्यकालीन भारत के इतिहास का। जब आप 11वीं सदी का इतिहास पढ़ेंगे तब उसमें आप जानेंगे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये प्रभाव की चर्चा कहां से होती है। तो उसको जानने से पहले आइए हम सिलेबस की एक समझ विकसित करते हैं, जो सामान्यतः हम बहुत कठिन तरीके से या सिलेबस को बहुत ही ज्यादा वास्ट लेके चलते हैं। तो सिलेबस की एक आधारभूत समझ ले लेते हैं और जानते हैं कि सिलेबस का एक वर्ड कैसे 4-5 क्वेश्चनों का निर्माण कर देता है, उसकी भी जानकारी हम यहाँ इकट्ठा कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे ये सिलेबस में इतिहास वाला पोर्शन है और बारी बारी से हर सब्जेक्ट के सिलेबस की हम चर्चा करेंगे। आप सिलेबस को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो जटिल हो जाता है। उसको टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना है और सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, तो ये आपके लिए आसान भी हो जाएगा और आपकी समझ विकसित हो जाएगी। देखिए, इसमें भारतीय इतिहास में पहला लिखा है भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास। ये 4 अनिवार्य तत्व दिए गए हैं जिसके अंतर्गत हमें भारत के इतिहास की चर्चा करना है, भारतीय इतिहास के प्रश्न बनाने हैं। और इसमें देखिए एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया है कि यदि प्राचीन भारत से उठाना है तो कहां से उठाना है। तो प्राचीन भारत से यहाँ सीधे हड़प्पा सभ्यता से उठाया गया है और 10वीं सदी एडी, यानी आपके मध्यकालीन इतिहास का लगभग 300 वर्षों का जो इतिहास है यहाँ पे कवर कर दिया गया है। उसके बीच में, हालांकि 300 वर्षों के बीच में कोई इतने जोरदार तथ्य या जोरदार फैक्ट नहीं रहते हैं कि आप बहुत क्रमबद्धता से उसमें 4-6 टॉपिक निकाल पाए। उसमें कुछ ही महत्वपूर्ण तथ्य रहते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। लेकिन देखिए, इसमें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। ये कितनी पुरानी है। हड़प्पा सभ्यता को तो आप जानते ही हैं कि ये 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चलती है। और एनसीईआरटी में कुछ एनसीईआरटी जो नए प्रकार की आ रही हैं तो 2500 से 1500 भी ले रही हैं। तो ये प्रीलिम्स में बनता है कभी कभी, तो उसको भी ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए, ये टाइम ड्यूरेशन है। अब हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था, हड़प्पा कालीन आर्थिक व्यवस्था, हड़प्पा कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था, यानी सांस्कृतिक इतिहास से क्या मतलब है। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति से तो आप समझते हैं आज भारत में राजनीति कैसे चल रही है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शीर्ष पे, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिमंडल और फिर राज्यों के मंत्रिमंडल की हम बात करते हैं, राज्यों की विधानसभा की बात करते हैं हम। तो देखिए, एक क्रमबद्धता रहती है। केंद्र और केंद्र के अधीन राज्यों में शासन व्यवस्था जो चलती है। तो आज जो व्यवस्था चल रही है तो वो आज के समय में है, वैश्विक संदर्भ में है। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि पहले राजनीतिक व्यवस्था नहीं रही होगी। यदि राजनीतिक व्यवस्था नहीं है तो सामाजिक व्यवस्था कैसे होगी, आप खुद सोचें। तो किसी न किसी का तो सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो रहता रहा होगा, कोई ना कोई तो ये जिम्मेदारी लेता रहा होगा कि हाँ, हमें किस प्रकार से राजनीति चलानी है, क्षेत्र विस्तार करना है और कहां कहां तक का क्षेत्र देखना है। तो देखिए, राजनीतिक विस्तार में यदि हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो राजनीतिक विस्तार में आप देखते हैं कि इसका विस्तार कहां तक है। राजनीतिक इतिहास पहले विस्तार, आप हड़प्पा के अंतर्गत कई क्षेत्र देखते हैं, जैसे लोथल देखते हैं, धौलावीरा देखते हैं, सुतकांगेडोर देखते हैं, मोहनजोदाड़ो देखते हैं, बनावली देखते हैं, हड़प्पा देखते हैं, जिसके नाम पे ही हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। तो कुछ इस प्रकार के क्षेत्र विस्तार देखते हैं। इन क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्थाएं थी, यहाँ शासक व्यवस्था कर रहे थे इन क्षेत्रों में। और उन शासक के अंतर्गत भी कई स्थानीय स्तर पर सैनिक और कुछ उच्च पदों पर
नियुक्त लोग काम कर रहे थे, जो राजस्व से लेकर सैन्य व्यवस्था तक की पूरी जानकारी शासक को देते थे। इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था हड़प्पा काल में आप पढ़ने को पाते हैं कि देखते हैं कि राजाओं और महाराजाओं की जो महल की व्यवस्था है वो ऊपर की जाती थी, और उसके बाद की जो व्यवस्थाएं हैं वो सामान्य लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं वो महल के नीचे वाले भाग में की जाती थी। तो इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था जिसमें राजा से लेके उसके अधीनस्थ अधिकारी तक का प्रबंधन दिया रहता था, तो इस तरह की व्यवस्था को हम देख लेंगे राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में। दूसरी व्यवस्था है आर्थिक व्यवस्था। आखिर आर्थिक व्यवस्था टर्म दे दिया है हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था, इससे क्या मतलब है? आर्थिक व्यवस्था से सीधा मतलब है कि पैसा कमाने के लिए वो क्या करते थे, पैसा कमाने के लिए उनके पास स्रोत क्या थे। तो आप हड़प्पा काल देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता को पूर्णतः नगरीय सभ्यता माना गया है, और हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार में बहुत कुशल थे। उनके पास शिल्पकारी भी थी, दस्तकारी भी थी, हर प्रकार का ज्ञान था उन्हें, हर प्रकार की कलाएं उनमें निहित थी। इसी के कारण वो अपने समय की शहरी सभ्यता कही जाती है, जबकि उसके आप समानांतर देखेंगे मेसोपोटामिया वगैरह की सभ्यता, तो वो ग्रामीण सभ्यता के उसमें रहती हैं। तो देखिए आर्थिक इतिहास से क्या मतलब? आर्थिक इतिहास से सीधा मतलब आप यहां रखिए कि आपने व्यापार किया, व्यापार में कृषि की आखेट करते थे और अन्य बिक्री संबंधी कार्य करते थे। तो ये आपकी अर्थव्यवस्था के जुड़े सेगमेंट है, जिसमें आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था की परिचर्चा कीजिए या सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक व्यवस्था का उल्लेख कीजिए, तो आपको डालने पड़ेंगे आर्थिक व्यवस्था में शिल्पकारी, दस्तकारी, उद्योग, है ना। उद्योग के बाद आप डालेंगे कि जैसे पशुपालन भी होता था तो पशुपालन का साक्ष्य दे देंगे, और उसके बाद और चीजें जैसे बुनकर उनकर होते थे तो बुनकरों का भी साक्ष्य दे देंगे। यहां से ये पैसे इकट्ठा करते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम आर्थिक व्यवस्था में देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था, ये टर्म क्या है? सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था में हम सब जानते हैं हम सब सामाजिक प्राणी हैं। अरस्तु ने भी ये कहा था कि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, और यदि हम सामाजिक प्राणी नहीं हैं तो या तो देवता हैं या तो जानवर हैं। तो देखिए सामाजिक व्यवस्था बिना किसी समाज की कोई अस्तित्व है नहीं। सामाजिक व्यवस्था में क्या आता है भाई? सामाजिक व्यवस्था में देखिए कई चीजें आती हैं, जैसे आपका रहन सहन आ जाता है, रहन सहन के अलावा आपका खाना पीना आ जाता है ना। खाना पीना आ जाता है, क्या किस प्रकार का भोजन लेते हैं, और आपका लिबास यानी पहनने की व्यवस्था, और आपकी स्थानीय विशेषता जो भी इंक्लूड होती हैं, ये चीजें इसमें आ जाती हैं सामाजिक व्यवस्था में। आप रह कैसे रहे हैं, आप खा क्या रहे हैं, आप पी क्या रहे हैं, आपके मनोरंजन के साधन क्या हैं, आप आखेट करते हैं कि नहीं करते हैं, आप नृत्य करते हैं, खेल करते हैं, इस तरह की संपूर्ण व्यवस्थाएं जो पूरा एक समाज ही करता था, इस तरह की व्यवस्थाएं हम सामाजिक व्यवस्था में देख लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास से क्या मतलब है? कुछ ना कुछ तो संस्कृति रही होगी उनकी, कुछ ना कुछ विचारधारा, कुछ ना कुछ सिद्धांत। संस्कृति का मतलब सीधे सीधे उन सिद्धांतों से है जिसका पालन पूरा समुदाय करता था। कैसे? जैसे आप देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या वर्ण व्यवस्था थी? क्या सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों के कार्य के आधार पर स्तर विभाजित थे कि नहीं थे? लोगों की जो एक धार्मिक विशेषता भी सांस्कृतिक में आ जाती है कि धार्मिक विशेषता में किस प्रकार की विशेषता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र पूजा करते थे, माता की पूजा करते थे, और उनकी आस्था थी कि जैसे वो किसी वृक्ष को पूजते थे तो मानते थे कि ये हमारी माता हैं और इन्हीं के कारण हम जीवित हैं। तो इस प्रकार की जो आस्थाएं हैं वो संस्कृति का हिस्सा होती थी। इसी के अंतर्गत धार्मिक व्यवस्थाएं एक छोटा सा बिंदु है जो सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दूं संस्कृति के साथ साथ आपको धार्मिक व्यवस्था भी पढ़नी पड़ेगी। धार्मिक व्यवस्था भी आपको देखना पड़ेगा, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। उसके बाद आप सिंधु घाटी सभ्यता से आगे बढ़ते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आप लगभग वैदिक काल का समय आ जाता है। वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से आप 600 ईसा पूर्व के मध्य देखते हैं। तो यही कहीं पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए फिर आप वैदिक सभ्यता की ओर बढ़ते हैं, और वैदिक काल का जो समय है आप देखते हैं लगभग 1500 बीसी से 600 बीसी रहता है। इसमें भी दो भाग रहते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में देखिए ये भी 1500 से 1000 और 1000 से 600 बीसी में
डिवाइड रहते हैं। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में हम ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था पढ़ते हैं। सामाजिक व्यवस्था में हम उनकी वर्ण व्यवस्था देखते हैं और उनके खाने पीने का स्तर देखते हैं, मनोरंजन के साधन देखते हैं, रहने का सिस्टम देखते हैं। आर्थिक व्यवस्था में कृषि देखते हैं, पशुपालन देखते हैं, बुनकर देखते हैं, छोटे मोटे लघु उद्योगों को देखते हैं। सांस्कृतिक व्यवस्था में उनके आचरण को हम देखते हैं, एक समुदाय की जो विशेषताएं होती हैं उनको देखते हैं और क्या क्या सिद्धांतों को वे मानते हैं, किस प्रकार की उनकी आस्थाएं हैं, विश्वास उनको देख लेते हैं। और एक छोटे से टर्म में आप धार्मिक व्यवस्था में देखेंगे तो जो अलग अलग देवता जैसे वर्षा के देवता अलग कर देते हैं, इंद्र को कर देते हैं, जानवरों के देवता पूषण महाराज को कर देते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। तो इस सेगमेंट में 4 क्वेश्चन निकल आते हैं। सामाजिक व्यवस्था, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में भी राजा शीर्ष पे होता है, उसके अंतर्गत उसके सहायक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और अधीनस्थ लोग रहते हैं जो स्थानीय स्तर पर शासन करते हैं, स्थानीय स्तर पर उसके लिए काम करते हैं। उसकी व्यवस्था हम देखते हैं। और स्थानीय स्तर पर जैसे आप देखते हैं कि पहले आप जिले देखते थे, जिले के अंतर्गत ग्राम देखते हैं, ग्राम का भी एक छोटा सा पार्ट देखते हैं, कुटुंब देखते हैं। तो ऐसी ही संकल्पना वैदिक काल में भी दी हुई है। जैसे जिलों को प्रांत कहा जाता था, उसके अंतर्गत विष आते थे, विष के अंतर्गत ग्राम आते थे। कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें दी हुई है, उसको हम देख लेते हैं। फिर आप देखते हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था। इसी प्रकार से आप इसके आगे बढ़ते हैं और महाजनपद काल का उदय 6वीं बीसी में हो जाता है, 600 बीसी के आसपास। और यहाँ पे आप देखते हैं हर्यक वंश आता है। उसके बाद मौर्य काल में आप अशोक को पढ़ते हैं। मौर्य काल की सबसे बेहतरीन शासक अशोक का साम्राज्य विस्तार कितना लंबा रहता है। अशोक के समय में मौर्यकालीन सामाजिक विशेषताएं क्या रहती हैं, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं क्या रहती हैं, उनका विवरण हम देखते हैं। उसमें थोड़ा कला संस्कृति का पार्ट भी ऐड हो जाता है, जो हमारे सिलेबस में केवल लाइनों में सांस्कृतिक लिखा है, लेकिन वास्तव में उनकी कलात्मक और तकनीक व्यवस्था भी उसमें उल्लिखित रहती है, जिसको हम फिर प्रश्न में पाते हैं तो हमें नया लगता है, लेकिन हमें ये जान लेना चाहिए। अशोक के बाद हम आगे बढ़ते हैं, शुंग वंश आते हैं। शुंग वंश के बाद जो आते हैं कुषाण आते हैं। कुषाण के बाद आप ऐसे ही मौर्योत्तर काल में जाते हैं तो गुप्तकालीन व्यवस्था आती है। गुप्तकाल व्यवस्था में आप सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ते हैं और गुप्त काल के आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे जब आप 6वीं सदी एडी के आसपास पहुंचते हैं तो आप पढ़ते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हिंदू शासक हर्षवर्धन जो कि दानशीलता के लिए बहुत प्रसिद्ध था, उसकी आप सामाजिक व्यवस्था देखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था तो कायम थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था उतनी सख्त नहीं थी जितना पहले के शासकों के समय थी। गुलामों का व्यापार होता था कि नहीं होता था। राजनीतिक व्यवस्था में तो आप देखते ही हैं, पूरे के पूरे राजा से लेकर उसके स्थानीय अधिकारी तक। आर्थिक व्यवस्था में हर्षवर्धन के काल में राजस्व से आर्थिक वसूली होती थी, कर से पैसा आता था, व्यापार होता था, ये सब चीजें उसमें इंक्लूड रहती हैं। सांस्कृतिक व्यवस्था में उनके जो आचरण रहते थे, वो किस धर्म को मानते थे, उसमें आप देखते हैं कि वैष्णव धर्म को हर्षवर्धन के समय में ज्यादा महत्व दिया जाता है। आप पूरा का पूरा ये सेगमेंट देखते हुए आप दक्षिण भारत के इतिहास में जब पहुंचते हैं, दक्षिण भारत के इतिहास में आप पढ़ते हैं चोल, चालुक्य, इन्हें पढ़ते हैं, परमार पढ़ते हैं, चौहान पढ़ते हैं। उत्तर भारत में चौहान पढ़ते हैं, परमार पढ़ते हैं, और बंगाल वगैरह वाले क्षेत्र में सेन वेन पढ़ते हैं ना। तो आप ये क्या है, ये वस्तुतः सिलेबस का हिस्सा ही है जो एक छोटे से लाइन में लिख दिया गया है, लेकिन इन सब के सेगमेंट से एक एक क्वेश्चन बनेंगे। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था मैं ये समझाना चाह रहा हूं, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए ये 10वीं सदी तक का इतिहास दे दिया, और 10वीं सदी तक मतलब आप मध्यकालीन के लगभग 300 वर्ष मान लीजिए, क्योंकि आप मध्यकालीन जो इतिहास है, मध्यकालीन जो इतिहास है वो 712 से प्रारंभ हो जाता है और लंबे समय तक चलता है। जब तक औरंगजेब 1760 तक शासन करता है, तब तक हम मध्यकालीन इतिहास का पूर्णता समय लगभग 1000 साल मानते हैं। तो 300 साल तो पहले ही सिलेबस के लाइन में कवर कर दिया गया है, और इसके अंतर्गत उस हिस्से को कवर करते हैं जिसमें महमूद गजनवी आता है, उसके अंतर्गत कुछ साहित्यकार आते हैं, उनका विवेचन भी देखते हैं। फिर मोहम्मद गौरी आता है, और जहां से शुरू होती है एक स्थायी सत्ता का विकास। मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और दिल्ली सल्तनत में हम पहुंच जाते हैं, और जी हाँ 11वीं शताब्दी में हम पहुंच जाते हैं। सिलेबस की दूसरी लाइन 11वीं से 18वीं शताब्दी। 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को इसी प्रकार देख लेते हैं। आप जब मुस्लिम सत्ता आती है, उसकी सामाजिक व्यवस्था हमारी सामाजिक व्यवस्था से थोड़ी अलग रहती है।
वहाँ के जो गुलामों की प्रथा रहती अलग रहती है। वो ज़्यादातर गुलाम ही रखते हैं और अपने गुलामों को ही वो राजा बनाते थे। ज़्यादातर जो तुर्क और अरब आक्रमण करता थे वो अपने पुत्र से ज़्यादा गुलामों में विश्वास करते थे। इस तरह की व्यवस्थाएं आप देखते हैं। कला संस्कृति की जो मिली जुली व्यवस्थाएं भी आप देखते हैं कि यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ के जो कारीगर होते हैं वहाँ ले जाके वहाँ निर्माण कार्य कराते हैं। तो कला संस्कृति का भी इसमें आप समावेश देख लेंगे। और इसके बाद 11वीं से आप देखते हैं कि लगभग आप 300 वर्षों तक इतिहास देखते हैं दिल्ली सल्तनत का चलता रहता है। 300 आप 1526 1206 से 1526 320 वर्षों का दिल्ली सल्तनत के इतिहास देखेंगे, जिसमें इसी प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को आप देखेंगे। तो आप ये 1500 तक तो चला ही जाता है और फिर 16वीं शताब्दी के बाद आप पढ़ते हैं 16वीं शताब्दी के आसपास जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी शासन को आप पढ़ते हैं, उसकी क्या नीतियां रहती है उसको पढ़ते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य पतन की ओर रहता है और पतन के कारण देखते हैं, पतन के प्रभाव देखते हैं, अन्य शक्तियों का उदय देखते हैं और उनके विजय अभियानों की हम चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं 18वीं सदी के आसपास और 18वीं सदी में आप देखते हैं मराठाओं का उत्कर्ष। मराठा पहले पेशवा पद पे रहते हैं और अचानक ही शासक जब बनते हैं तो उसके बाद शुरू होती है उनकी जो वास्तविक शक्ति है। मराठा किसी से डरते नहीं हैं और सबको पराजित करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कुछ भूलें रहती हैं जो इंग्लैंड को पूरी तरह से भारत पर नियंत्रण करने का अधिकार समय के साथ दे देती हैं। ऐसी चर्चाएं भी हम करेंगे। फिर आप मुगल शासक और उनका प्रशासन देख लेंगे, किस प्रकार प्रशासन करते थे, उसके अंतर्गत क्या क्या व्यवस्था। आमीर शिकार पद होता था, आमीर आकुर आसुसाला का प्रमुख पद होता था। फिर आप बलबन के काल में जाएंगे, बलबन से पहले तुर्गानी चहलकानी, जिसमें 40 तुर्क सरदारों और गुलामों का एक बेहतरीन संगठन रहता था। इस तरह की व्यवस्थाएं देखते हैं। और क्या देखते हैं, गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। जैसे 1000 दिनारी मलिक काफूर को देखते हैं। एक बाजार व्यवस्था को देखते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी लागू करता है और बाजार में मूल्य फिक्स कर देता है ताकि उतना ही वेतन दिया जाए जितने में बाजार की आवश्यकताएं सेना की पूरी हो जाएं। उस तरह की व्यवस्थाओं को हम देखते हैं। तो उसके अंतर्गत ये सिलेबस के ही हिस्से हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, बहुत शॉर्ट में निपटाते हैं। तो इसलिए हमें, हालांकि मैं ये सब पूरे सब्जेक्ट में कवर करूंगा, एक एक चीजें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कवर कर दूंगा ताकि आपको बाहर से कुछ पढ़ना ना पड़े। हर एक चीज कवर करने की मैं कोशिश करूंगा उसमें। अब देखिए मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय। मिश्रित संस्कृति आप देखते हैं कि आप इंडो अफगान, इंडो यूनान, ये क्या है, इंडिया और यूनान की संस्कृति का मिक्स रहता है। इंडो अफगान क्या है, इंडिया और अफगानिस्तान है ना, ऐसे अरब क्षेत्र होते हैं, तुर्क क्षेत्र रहते हैं। यहाँ क्या होता है, भारत की संस्कृति वहां जाके मिल जाती है। आपने देखा कि भारत की संस्कृति कभी विलीन नहीं हुई, बल्कि विदेशी आए और भारत की संस्कृति में ही रच बस गए। तो इस प्रकार का उल्लेख हम बारी बारी से करते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक व्यवस्थाएं मुगल शासन के अंतर्गत अपने आप में एक टॉपिक बन जाता है। फिर देखिए ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव जाने, उससे पहले जाने कि पहले की आर्थिक व्यवस्था क्या थी उसको भी जानना जरूरी है। पहले हम आत्मनिर्भर थे, 90% लोग गांव में निवास करते थे, वही उद्योग व्यवसाय करते थे और बेहतरीन कमाई करते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, पूरी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। भारत को कच्चे माल के सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही शोषण भारतीयों का किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या प्रतिक्रिया होती है वो हम देखते हैं। तो देखिए ब्रिटिश उपनिवेश के बाद प्रतिक्रिया में आप देखते हैं कि इन्होंने हर प्रकार से लूटा, किसी को नहीं छोड़ा। कृषक पे तो इतना बोझ डाला कि कितने कृषक आंदोलन होते हैं। आप नील विद्रोह देखते हैं, बंगाल के विद्रोह देखते हैं, पॉलीगर विद्रोह देखते हैं, और यहाँ तक कि आदिवासियों, जंगल में रहने वाले आदिवासियों को भी नहीं छोड़ा। खनन के लिए, वहां के स्थान पे कब्जा करने के लिए आदिवासियों के जो स्थान थे उन्हें नष्ट कर दिया, जिसमें आप मुंडा विद्रोह सबसे प्रमुख देखते हैं। और इसी प्रकार के स्थानीय विद्रोह की हम बहुत सारी चर्चा करते हैं। उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन और संग्राम की बात करते हैं, जिसमें हम 1857 की क्रांति को बहुत प्रमुख मानते हैं और उसकी भी परिचर्चा यहाँ पे करते हैं। उससे जुड़े और भी जो स्वतंत्रता आंदोलन रहते हैं उनको भी डाल देते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव क्या होते हैं उसको भी जान लेते हैं। अब देखते हैं भारतीय पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के समय 19वीं सदी के आसपास आता है, जब महात्मा गांधी का समय चलता है। उस समय क्या है कि हमारे यहाँ बुद्धशाली लोग, बुद्धिजीवी लोग अपना पदार्पण कर चुके होते हैं। इस कारण से यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं
बुद्धिजीवियों के अनुसार चलती हैं और बहुत सारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन होते हैं और उसके बहुत सारे नेतृत्वकर्ता होते हैं। जैसे आप महात्मा गांधी के देख लें तो लगभग 20 से 30 आंदोलन तो उन्होंने किए और उसके अलावा भी जो व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे कर देते थे, सुभाष चंद्र बोस के एक अलग ही आंदोलन हुआ करते थे, नेहरू के अपने अलग आंदोलन हुआ करते थे। तो इस तरह के आंदोलन जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्षरत थे, उसके प्रभाव की चर्चा करेंगे, कब से कब तक किए गए और उसके बाद उसको दबाने और शांत करने में ब्रिटिश सत्ता का क्या योगदान है उसकी भी चर्चा करेंगे। अब देखते हैं ये सब हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है और उसके बीच में बहुत सारे विद्रोह होते हैं, दक्षिण भारत में भी, उत्तर भारत में भी, बंगाल के क्षेत्र में भी। उससे क्या होता है, ब्रिटिश स्थिति कमजोर हो जाती है और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में तो और ज्यादा कमजोर हो जाती है। इसके बाद ये उपनिवेशों को स्वतंत्र करने लगते हैं क्योंकि इनके अंदर संभालने की हिम्मत नहीं रहती है। उसके बाद प्लान आते हैं, माउंटबेटन प्लान आते हैं, 3 जून का प्लान आता है, 3 जून 1946 में। तो आप देखते हैं भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात रहती है और भारत का गणतंत्र के रूप में उदय रहता है। कई गणतंत्र बन जाते हैं लेकिन रियासतें और कई राज्य भारत में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहती हैं कि हो या ना हो, इसके लिए बहुत सारा विवाद होता है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन जी के बेहतरीन नेतृत्व में राज्यों का पुनर्गठन होता है। सभी राज्यों को, कुछ राज्यों को तो बात से या कुछ राज्यों को हथियार से समझा लिया जाता है और राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। इसको भी हम समझेंगे इसमें, जो कि हम साधारणतः हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही जब क्वेश्चन बन जाते हैं तो हम अटक जाते हैं। राज्यों का पुनर्गठन लेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाएं क्या घटती हैं, आप देखते हैं। स्वतंत्रता जब हमें मिलती है तो भी बंगाल के क्षेत्र में हिंसा होती है और उसके आने वाले 3 साल में भी कई साम्यवादी आंदोलन शुरू हो जाते हैं, कई विपक्ष का विरोध शुरू हो जाता है, संविधान सभा में भी कई अड़चनें आ जाती हैं और देखिए वैश्विक संदर्भ में भी हमें कई घटनाओं का सामना करना पड़ जाता है। तो इस तरह के जो टॉपिक होते हैं वो भी हम इसमें कवर करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सिलेबस था भारतीय इतिहास का। तो आपने समझ लिया होगा कि भारतीय इतिहास में हमें पढ़ना क्या है। बहुत ही सिंपल सिलेबस रहता है और बहुत ही कठिनाई से हम पढ़ते हैं, लेकिन आप सीधे जान लीजिए कि सिलेबस के अंतर्गत 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं उस सेगमेंट से और उससे रिलेटेड पूरे फैक्ट और पूरे कॉन्सेप्ट दोनों को हमें लेके चलना है। और मैं कुछ इसी प्रकार की रणनीति में काम करूंगा साधारणतः कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी चीजें कवर हो जाए। इसमें प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूड कर दिया जाएगा और पूरी जो हम इतिहास पढ़ा रहे हैं हम ये भी बताएंगे कि इतिहास में देखिए सेक्शन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी के सिलेबस के कौन से हिस्से का भाग है। तो आप ये ना सोचे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस, पूरा सिलेबस को ध्यान में ही रख के पढ़ाया जा रहा है और ये सब कॉमन सिलेबस है, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे अदर पीसीएस हो। इतने कॉमन सेगमेंट तो लगभग सब में आते हैं।